हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये सीटेट फरवरी 2026 के लिए एसएसटी से क्लास नंबर 5 रहने वाली है और थ्योरी की ये क्लास नंबर 1 रहने वाली है। तो इस क्लास में हम कक्षा 6 की भूगोल से पहला जो पार्ट है उसे समझने वाले हैं और साथ में ये भी देखने वाले हैं कि इस पार्ट से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस पार्ट से लगभग 1 या 2 प्रश्न हर पेपर में पूछे ही पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं। तो साथियों, अगर हम बात करें कि पार्ट का नाम क्या है तो पार्ट का नाम हो जाएगा सौर मंडल में पृथ्वी, और यहां से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि खगोलीय पिंड किसे कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि खगोलीय पिंड किसे कहा जाता है तो सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में क्या है, चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। तो वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, खगोलीय पिंडों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो खगोलीय पिंडों को हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं, 2 वर्गों में। ठीक है, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है तो ऐसे खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है, तो साथियों ऐसे खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। और दूसरे वर्ग में कौन से खगोलीय पिंड आएंगे, दूसरे वर्ग में ऐसे खगोलीय पिंड आएंगे कि जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है, ये अपने प्रकाश और ऊष्मा के लिए सूर्य पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, तो साथियों ग्रह कहते हैं। तो हमने जाना, हमने समझा कि जो खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है, ऐसे खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक तारा है क्योंकि सूर्य के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है। और जिन खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, ऐसे खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे खगोलीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। और हमारी पृथ्वी भी एक क्या है, ग्रह है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम नक्षत्र मंडल को समझने वाले हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। तो अगर हम बात करें कि नक्षत्र मंडल किसे कहा जाता है तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहा जाता है साथियों, नक्षत्र मंडल कहा जाता है। और यहां से प्रश्न भी पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि नक्षत्र मंडल किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है कि रात्रि के समय आसमान में जो विभिन्न तारों के समूह हैं, विभिन्न तारों के समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां, जैसे कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, ये तारों का एक समूह ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या देख पा रहे हैं, तारों के अलग अलग समूहों द्वारा बनाई गई अलग अलग आकृतियों को ही हम क्या कहते हैं साथियों, नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे है कि अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का क्या है, नक्षत्र मंडल है। तो अर्सा मेजर और बिग बियर भी क्या है, नक्षत्र मंडल है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है, आगे है कि सप्त ऋषि यानी 7 ऋषि। ठीक है, 7 ऋषि या 7 संत, यह 7 तारों का समूह। तो अगर हम बात करें सप्त ऋषि तो ये आप देख पा रहे होंगे कि 7 तारों का जो समूह है इसे ही क्या कहा जाता है, सप्त ऋषि कहा जाता है। ठीक है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो 7 तारों का जो समूह है या सप्त ऋषि वो कौन से तारों का समूह है, तो अर्सा मेजर का ये क्या है, भाग है। ठीक है, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम ध्रुव तारे को समझने वाले हैं। अगर हम बात करें कि ध्रुव तारा किसे कहते हैं तो पहले इसे हम चित्र में समझ लेंगे। तो ये चित्र है और चित्र में ध्रुव तारा कहाँ है, तो चित्र में ध्रुव तारा ये यहां पर है। तो ध्रुव तारा कहाँ स्थित रहता है, तो साथियों ध्रुव तारा एक ही जगह पर स्थित रहता है। और कहाँ स्थित रहता है, तो उत्तर दिशा में। अगर हम बात करें कि दिशाएं कितनी होती है तो मुख्य रूप से दिशाएं 4 होती है। ठीक है, ये पूरब दिशा और ये पश्चिम
और ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं, अगर हम इस प्रकार से देखें तो जो ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा कहाँ, उत्तर दिशा में स्थित है। तो ध्रुव तारे से हमें उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ध्रुव तारे से हमें कौन सी दिशा का ज्ञान होता है, तो उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। ठीक है, और ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर क्या रहता है, स्थित रहता है। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चित्र में तो हमने ध्रुव तारे को देख लिया, अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताता है, तो ध्रुव तारे से हमें किस दिशा का ज्ञान होता है, उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। और यह आसमान में हमेशा क्या है, एक ही स्थान पर क्या रहता है साथियों, स्थित रहता है। ठीक है, आगे है कि हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की क्या कर सकते हैं, स्थिति को जान सकते हैं। जो सप्तऋषि है, यह 7 तारों का जो समूह है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ध्रुव तारे की स्थिति को हम जान सकते हैं। तो ये सप्तऋषि हो जाएगा, ये 7 तारों का क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा। और इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो ध्रुव तारा है, ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं या ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और यहां से प्रश्न पूछे गए हैं पेपर में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सौर मंडल की, और सौर मंडल से भी हर एग्जाम में प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। आइए समझते हैं। तो अगर हम बात करें कि सौर मंडल किसे कहा जाता है, तो सौर मंडल में सूर्य और 8 ज्ञात ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्का पिंड, ठीक है, इन सब को मिलाकर क्या बनता है, सौर मंडल बनता है। और सौर मंडल का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है। अगर हम बात करें कि सौर मंडल का जो मुख्य है वो सूर्य क्यों होता है, क्योंकि सौर मंडल में जितने भी ग्रह है या उपग्रह है, ये अपने प्रकाश और ऊष्मा के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, सूर्य पर निर्भर रहते हैं। इसलिए सूर्य को सौर मंडल का मुखिया भी कहा जाता है। और अगला प्रश्न कभी कभी इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो सूर्य है, सूर्य सौर मंडल के कहाँ स्थित होता है, तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि सूर्य सौर मंडल, ये क्या हो जाएगा साथियों, सूर्य ये है। ठीक है, ये सूर्य है और ये बुध है, शुक्र है और पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि और अरुण, और इसके बाद क्या है, वरुण है। तो इस प्रकार से ये सौर मंडल के 8 ज्ञात ग्रह है। और सूर्य से बढ़ते हुई दूरी के क्रम में इनका क्रम इस प्रकार से है कि सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक कौन है, बुध है, बुध के बाद शुक्र है, और शुक्र के बाद तीसरे नंबर पर पृथ्वी है, चौथे पर मंगल है, और पांचवें पर कौन है, बृहस्पति, और छठे नंबर पर शनि है, और सातवें नंबर पर अरुण, ठीक है, या इसे यूरेनस भी कहा जाता है, यूरेनस, और आठवें नंबर पर कौन है, वरुण या नेपच्यून है। ठीक है, इस प्रकार से ग्रहों का क्रम भी पूछा गया, बहुत बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में जो ग्रह है, ग्रहों का क्रम बताइए। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। और कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो सौर मंडल के ग्रह है, कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, और आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा नंबर आता है। तो अगर हम बात करें सूर्य से बढ़ते हुई दूरी के क्रम में, तो हमने समझा कि पृथ्वी का कौन सा नंबर आता है, तीसरा नंबर आता है। अगर अब हम बात करें कि आकार की दृष्टि से जो पृथ्वी है, पृथ्वी का कौन सा नंबर आता है, तो ये सूर्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा साथियों, ये सूर्य हो जाएगा। और अब हम सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में भी और आकार में भी ग्रहों को समझने वाले हैं। तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, बुध है, और बुध के बाद कौन सा है, शुक्र है, और शुक्र के बाद कौन सा है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद कौन है, मंगल है। तो अगर हम बात करें कि मंगल का जो आकार है वो बुध से तो बड़ा है और शुक्र से छोटा है, यानी पृथ्वी से भी छोटा है। और इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद हो जाएगा बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद शनि, और शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद वरुण। तो ये हमने समझा कि ये सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में ग्रह हो जाएंगे। और आकार में भी, आकार में अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा हो जाएगा। और बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रह, शनि हो जाएगा। और शनि के बाद
तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? अरुण हो जाएगा। और चौथा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। और पांचवा अगर हम बात करते हैं कि पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। तो साथियों, हमने समझा सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में ग्रहों को समझा, और साथ में आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। इस प्रकार से हमने क्या समझा? इनके क्रम को समझा। यहां से भी बहुत बहुत बार पेपरों में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये हमने समझ लिया। ठीक है, और इसमें हमने क्या समझा कि जो सौर परिवार है, सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। यहां से भी पेपर में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब हम ग्रहों को समझने वाले हैं। ग्रहों किसे कहते हैं? तो ग्रहों की परिभाषा हमने क्या समझी थी कि ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, ऐसे खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं साथियों? ग्रह कहते हैं। और जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है, ऐसे खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। ये हमने समझ लिया था। ठीक है, आइए समझते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। हमारा जो सौर मंडल है, हमारे सौर मंडल में कितने? 8 ग्रह है। और दोस्तों 2006 से पहले, 2006 से पहले कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। और जो प्लूटो है, प्लेटो है, इसे 2006 में प्राग में क्या हुआ था? एक सम्मेलन हुआ था 2006 में। और प्लेटो को क्या कर दिया? ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रहों में रखा गया। क्यों? ऐसा क्यों किया गया होगा? तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो प्लेटो है, प्लेटो एक तो आकार में क्या था? छोटा था। ग्रहों की तुलना में, जितने जो बाकी ग्रह है इनके तुलना में वो आकार में भी छोटा था। और आकार और घनत्व भी उसका क्या था? कम था। और साथ में जब ये सारे के सारे ग्रह क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो ये एक निश्चित कक्षा में क्या करते हैं? सभी ग्रह अपनी परिक्रमा करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो प्लूटो है, प्लूटो अपनी कक्षा में गति ना करते हुए जो वरुण है, वरुण की कक्षा को क्या करता था? काटता था। तो इसलिए उसे ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रहों में शामिल किया गया है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। दूरी के अनुसार अगर हम बात करें, सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, और उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, और अरुण को यूरेनस के नाम से जाना जाता है, और वरुण को नेपच्यून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो साथियों, यहां से सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में ग्रहों का क्या पूछा जाता है? क्रम पूछा जाता है। तो आप इसे क्या करेंगे? याद रखेंगे। और अब साथियों, हम समझने वाले हैं कि जो ग्रह है, उन ग्रहों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ग्रहों को भी हम क्या कर सकते हैं? दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहले श्रेणी में हम ऐसे ग्रहों को रखेंगे जो सूर्य के क्या है? नजदीक है, या सूर्य से जो नजदीक के ग्रह है उन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, और उन्हें आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, उन्हें चट्टानी ग्रह भी कहा जाता है। आइए चित्र में समझते हैं। ये सूर्य है, और सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में सबसे पहले बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, और उसके बाद मंगल। तो जो ये सूर्य के नजदीक के 4 ग्रह है, जो सूर्य से नजदीक के 4 ग्रह है, इन्हें ही क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, आंतरिक भी कहा जाता है, और चट्टानी भी कहा जाता है। चट्टानी ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये 4 शुरुआत के ग्रह है, ये चट्टानों से मिलकर बने होते हैं। जिस प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी किससे मिलकर बनी है? चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो 3 दूसरे भी ग्रह हैं, ये भी चट्टानों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें चट्टानी ग्रह भी कहा जाता है। तो हमें पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कि चट्टानी ग्रह कौन कौन से हैं। तो 3 तो क्या होंगे? चट्टानी ग्रह दिए होंगे, और एक इनमें से ये वाला होगा। तो हमें सही कथन की क्या करनी होती है? पहचान करनी होती है। या प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन कौन से जोवियन ग्रह, या बाह्य ग्रह, या गैसीय ग्रह है। ठीक है, तो हमने समझा कि चट्टानी ग्रह क्यों कहा जाता है, आंतरिक ग्रह क्यों कहा जाता है। आंतरिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य के क्या है? नजदीक है। अब हम बाह्य ग्रहों या जोवियन ग्रहों को समझने वाले हैं। जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो 4 ये लास्ट के ग्रह है, कौन कौन से हो जाएगा? तो बृहस्पति, शनि और
अरुण और वरुण, ये सूर्य से दूर है, इसलिए इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि इन्हें गैसीय ग्रह क्यों कहा जाता है, तो ये गैसों से मिलकर बने होते हैं साथियों, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, गैसीय ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से पेपरों में प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, लगभग हर एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा गया है। या तो प्रश्न पूछा गया कि जोबियन ग्रह या बाह्य ग्रह या गैसीय ग्रहों की पहचान कीजिए कि कौन से गैसीय ग्रह है, और यह प्रश्न इनसे पूछा जाता है। तो साथियों आप क्या करेंगे, इन्हें याद कर लेंगे या नोट कर लेंगे, या आप अगर इन सब चीजों को क्या करना चाहते हो, थ्योरी के रूप में पढ़ना चाहते हो, तो साथियों उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप हमारा नोट्स ले सकते हैं। अगर आप मार्केट से क्या करते हो, एनसीईआरटी की बुक लेते हो या दूसरा कोई सा नोट्स लेते हो, तो उसमें इतनी अच्छे से चीजों को नहीं समझाया गया है कि जितना हमारे द्वारा इस नोट्स में समझाया गया है। अगर आप मार्केट से क्या करते हो, एनसीईआरटी की बुक लेते हो, तो आपको एनसीईआरटी की कितनी बुकें लेनी पड़ेगी साथियों, आपको एनसीईआरटी की 9 किताबें लेनी पड़ेगी। ठीक है, और 9 किताबों को पढ़ने में बोरियत आती है। और अगर आप दूसरा कोई सा भी नोट्स लेते हैं या किताब लेते हैं, बुक लेते हैं, तो उनमें इतनी अच्छे से चीज़ों को चित्रों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से या इस प्रकार से चीज़ों को नहीं समझाया गया है कि जितना अच्छा हमारे नोट्स द्वारा समझाया है। तो अगर आप ये नोट्स लेंगे, तो इस नोट्स को पढ़कर आप क्या कर सकते हैं, कम समय में ही अच्छे नंबरों के साथ क्या कर सकते हैं साथियों, सीटेट एग्जाम को पास कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि अब अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं, तो ये नोट्स आप कैसे ले सकते हैं, तो साथियों उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 98089366 और 34 को आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज करेंगे। जब आप मैसेज करेंगे तो वहां पर आपको ये जो नोट्स है ये पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि इसकी फीस कितने रहने वाली है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एसएसटी का नोट्स लेना चाहते हैं, तो एसएसटी के नोट्स की जो साथियों फीस रहने वाली है वो मात्र 150 रुपए रहने वाली है। और 150 रुपए में आपको क्लास 6 की हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, तीनों के तीनों जो बुक है उसका भी सारा का सारा सारांश मिल जाएगा। और इसी प्रकार से 7th और 8th जो 9 किताबों का जो सार है वो आपको मात्र और मात्र कितने रुपए में मिल जाएगा, 150 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप मार्केट से यही बुक लेने जाओगे एनसीईआरटी की, तो कम से कम साथियों ये आपको 1000 से 1200 के बीच पड़ जाएगी। अगर आप मार्केट से एनसीईआरटी की बुक लेते हो तो ये आपको कितने की पड़ जाएगी, इतने की पड़ जाएगी। और अगर आप ये नोट्स लेते हैं तो ये आपको कितने में पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 150 में। और अगर आप इसके साथ और क्या लेना चाहते हैं, अगर आप ये तीनों नोट्स लेंगे तो आपको 150 में इसके साथ आपको दूसरा कौन सा, हिंदी, ठीक है, हिंदी पेडागोजी, और साथ में सीडीपी, अगर आप ये तीनों नोट्स लेना चाहते हैं, एसएसटी और हिंदी और सीडीपी, तो ये तीनों के तीनों जो नोट्स हैं ये आपको मात्र और मात्र कितने, 200 रुपए में मिल जाएंगे। तो अगर साथियों आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 98089366 और 34 को नोट कर लेंगे, और वहां पर आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करेंगे, और मैसेज करने के तुरंत 1 या 2 मिनट में आपको क्या मिल जाएगा साथियों, ये नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो वो नंबर को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब हम समझने वाले हैं, आगे है कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह दीर्घवृत्ताकार, बहुत बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो सौर मंडल के ग्रह है, ठीक है, वो सूर्य के किस पद पर या किस मार्ग में क्या करते हैं साथियों, चक्कर लगाते हैं। तो दीर्घवृत्ताकार पद पर ये क्या करते हैं, दीर्घवृत्ताकार पद या कक्षा में क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं साथियों, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यहां से भी पेपरों में बहुत बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम बुध को समझने वाले हैं, प्रत्येक ग्रहों को हम क्या करने वाले हैं, अब थोड़ा सा डिटेल से समझने वाले हैं। आइए समझते हैं, सबसे पहले बुध को समझते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक
और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो ये भी बहुत बहुत बार क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य के सबसे नजदीक का, अगर हम बात करें ये सूर्य है और सूर्य के जो सबसे नजदीक का ग्रह है वो कौन सा है साथियों, तो वो बुध है। ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। और एक तो ये सूर्य के सबसे नजदीक का है और साथ में ये क्या है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। तो यहां से भी पेपर में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला है, बुध पर दिन अत्यधिक गर्म और रातें क्या होती है, बर्फीली होती है। तो ये किसका चित्र हो जाएगा साथियों, ये बुध का हो जाएगा। बुध पर जो दिन है वो अत्यधिक गर्म और रातें बहुत बर्फीली होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है साथियों, जिस प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का अपना एक क्या है, वायुमंडल है। और अगर हम बात करें बुध की, तो बुध का वायुमंडल नहीं है। और जब वायुमंडल नहीं है तो क्या होता है, तो दिन के समय में जो सूर्य की जो ऊष्मा है या सूर्य की जो रोशनी है वो सारी के सारी बुध पर आ जाती है। तो दिन बहुत गर्म होते हैं और रात में वो सारी के सारी जो ऊष्मा है वो वापस वायुमंडल में चली जाती है। तो रातें एकदम बर्फीली होती है। अगर हमारे पृथ्वी का भी अपना वायुमंडल नहीं होता तो दिन बहुत ज्यादा गर्म होते। हम ये भी कह सकते हैं कि जो जीवन जीवन है, जीवन क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। अगर हमारे पृथ्वी का वायुमंडल नहीं होता तो जीवन जीना क्या था, मुश्किल हो जाता। बहुत अधिक गर्मी होती और बहुत रातें क्या होती, एकदम बर्फीली होती। ठीक है, तो वायुमंडल क्या करता है, जो ऊष्मा है ऊष्मा को बनाए रखता है, ना तो वो सारी के सारी ऊष्मा को पृथ्वी पर आने देता है और जो आ जाती है उसे फिर वापस सारी के सारी ऊष्मा को वापस भी नहीं जाने देता है। इसलिए पृथ्वी पर जो तापमान है या टेम्परेचर है वो इस प्रकार का बना रहता है कि जिस पर जीवन जीना आसान है। ठीक है, और जब बुध का क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है, तो सारी के सारी ऊष्मा रात को वापस चली जाती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस ग्रह का तापांतर, किस ग्रह का तापांतर, तापांतर का मतलब हो जाएगा तापमान का अंतर सार्वधिक होता है। अगर गर्म पूछा जाए तो बात अलग है। अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो अलग हो जाएगा। लेकिन अगर तापमान का अंतर, तापमान का अंतर का मतलब है कि दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती है, तो जो तापमान में अंतर है दिन और रात के, वो सबसे ज्यादा कौन से ग्रह पर होता है साथियों, तो वो बुध पर होता है। क्यों होता है, क्योंकि बुध का अपना वायुमंडल नहीं है, इसलिए तापमान का जो सबसे ज्यादा अंतर है, सार्वधिक अंतर है, वो बुध ग्रह पर होता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला है, बुध का तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा क्या है, सर्वाधिक है। ये हमने समझ ही लिया। अगला हो जाएगा कि सूर्य की परिक्रमा, अगर हम बात करें कि सूर्य की परिक्रमा करने में बुध को कितना समय लगता है, तो 88 दिन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसे थोड़ा सा चित्र में समझ लेते हैं। जैसे ये बुध है, तो बुध अगर सूर्य के चारों ओर, ये पूरा ही मिट गया, पूरा ही मिटा लेते हैं। अब हम समझेंगे, ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और ये बुध है। तो सूर्य बुध जब क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है, तो कितने दिन में, परिक्रमा का मतलब क्या है कि जहां से इसने चलना आरंभ किया था वहीं वापस पहुंच जाता है। तो 88 दिन में ये क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है और अपने अक्ष पर एक चक्कर 59 दिन में, अपने अक्ष का मतलब है कि जहां पर है वहीं पर, इस प्रकार से मान लो कि बुध ने यहां से घूमना आरंभ किया और वापस क्या पहुंच जाता है, वहीं पर पहुंच जाता है। तो एक चक्कर अपने अक्ष पर, ठीक है, जहां पर है यहीं पर एक चक्कर पूरे करने में इसे कितने दिन लगते हैं, तो 59 दिन लगते हैं। तो साथियों यहां से अलग अलग पेपरों में क्या पूछे गए हैं, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले ग्रहों की ओर। और अगला जो ग्रह है वो है शुक्र। आइए समझते हैं, शुक्र भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और यहां से भी पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। तो एक तो प्रश्न यही पूछा जाएगा कि जो सौर मंडल है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। ठीक है, अगर हम बात करें, इससे पहले अगर हम किसकी बात करते हैं, बुध की, तो बुध दिन में गर्म था लेकिन रात में क्या हो जाता है, एकदम ठंडा। तो औसत तापमान उसका क्या है, इससे कहीं कम हो जाता है। ठीक है, और शुक्र क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। अगला है, शुक्र को पृथ्वी की बहन और पृथ्वी की जुड़वा,
पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो जो शुक्र है, शुक्र को पृथ्वी की बहन और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि इसे पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है इसका जो आकार है, घनत्व है, ठीक है, और आकृति है, वो लगभग क्या है, पृथ्वी के समान है। इसलिए इसको, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला है कि सूर्य और चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला। अगर हम बात करें कि जो खगोलीय पिंड है, उन खगोलीय पिंडों में सबसे चमकीला तो कौन है? सूर्य है। सूर्य के बाद चंद्रमा है, और उनके बाद अगर हम बात करें जितने भी खगोलीय पिंड है, तो तीसरा नंबर किसका आता है साथियों? तो शुक्र का आता है। ठीक है, अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ ग्रहों की, जितने ग्रह, 8 ग्रह है, 8 ग्रहों में से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो 8 ग्रहों में से सबसे चमकीला कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। ठीक है, यह भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड में जो तारे हैं, और तारों में क्या, सूर्य भी आ जाता है, तारों में सूर्य भी आ जाता है, तो सबसे चमकीला तारा कौन सा है या खगोलीय पिंड कौन सा? सूर्य होता है। लेकिन अगर सिर्फ हमें ग्रह पूछा जाए, तो ग्रहों में सबसे चमकीला कौन है? तो शुक्र है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है कि अरुण और नहीं, शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम दिशा में सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो बाकी जितने भी ग्रह है, ये सारे के सारे ग्रह क्या करते हैं? जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वो बाकी किस में करते हैं? पश्चिम से पूरब करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? शुक्र और अरुण की, तो ये पूरब से पश्चिम दिशा में क्या करते हैं साथियों? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम, बाकी सारे के सारे पश्चिम से पूरब की दिशा में क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला बिंदु है, शुक्र शाम को पश्चिम में और सुबह को कहां दिखता है? पूरब में दिखाई देता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? सांझ का तारा और बौर का तारा कहा जाता है। तो यह भी पेपरों में बहुत बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि किस ग्रह को सांझ का तारा या बौर का तारा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सुबह कहां दिखाई देता है? ये शाम को कहां दिखाई देता है? पश्चिम में दिखाई देता है, और सुबह ये कहां दिखाई देता है? पूरब में दिखाई देता है। इसलिए इसे सांझ और बौर का तारा कहा जाता है। और शुक्र को ही क्या कहा जाता है? सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले ग्रहों की ओर। और अगर हम बात करें, अभी तक हमने 2 ग्रह पढ़ लिए, और उन दोनों के दोनों जो ग्रह है, उनके कोई भी क्या नहीं है? उपग्रह नहीं है। शुक्र के उपग्रह कितने हैं? 0। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें बुध की, तो बुध के भी जो उपग्रह है वो 0 है। अब हम पृथ्वी को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं कि पृथ्वी से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम पृथ्वी को समझने वाले हैं, आइए समझते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। तो साथियों, जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पूरे के पूरा जो सौर मंडल है, सौर मंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है? जीवन है, जिस पर हम रह रहे हैं, या जिसमें जीवन का मतलब है जिसमें मनुष्य रह रहे हैं, या प्राणी रह रहे हैं, ठीक है, या जीव जंतु रह रहे हैं, या वनस्पति है। वो एकमात्र ऐसा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी, और यही कारण है कि इसके आकार को क्या कहा जाता है? भूभाग कहा जाता है। कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है? ध्रुवों के पास कैसी है? चपटी। मतलब थोड़ा सा इसको क्या समझ लेते हैं, यहां पर समझ लेते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा और ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ध्रुवों के पास चपटी है और बीच से कैसी है? उभरी हुई है। ध्रुवों के पास चपटी और बीच से उभरी हुई है। इस कारण इसके आकार को क्या कहा जाता है? भूभाग कहा जाता है। तो बहुत बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि भूभाग किसे कहा जाता है? तो जो पृथ्वी का आकार है उसे ही क्या कहा जाता है? भूभाग या जियोड कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर।
सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा। अगर हम बात करें सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में पृथ्वी का कौन सा नंबर आता है, तीसरा आता है। और आकार के हिसाब से कौन सा आता है साथियों, तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसे दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई देती है। अगर हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई देती है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है साथियों, नीला ग्रह भी कहा जाता है। बहुत बार पेपरों में प्रश्न पूछा गया है कि नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण, 71% जल होने के कारण अगर हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। और क्यों दिखाई देता है, तो जल की अधिकता होने के कारण। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। अगला बिंदु है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी, ठीक है, इसके जो तिहाई सतह है उस पर क्या है, 71% जल की अधिकता होने के कारण पृथ्वी कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आइए समझते हैं। अगला है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री। तो साथियों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पेपरों में प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और अपने कक्षीय तल पर कितना डिग्री झुकी हुई है, 66.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर हम बात करें कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस प्रकार से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अगर साथियों पृथ्वी झुकी नहीं होती तो उत्तरी ध्रुव यहां पर होता और दक्षिणी ध्रुव यहां पर होता। ठीक है, तो इस प्रकार से होता। तो जो ये कोण बनता, ये कितने का बनता, 90 डिग्री का बनता। जिस प्रकार से आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं खड़ा हूं तो मैं झुका नहीं हूं। अगर मेरा झुकाव इस दिशा में होगा तो जो ये वाला कोण बनेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी भी क्या है, झुकी हुई है। उत्तरी ध्रुव यहां पर ना होकर यहां पर है। आइए समझते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है। तो साथियों पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आइए समझते हैं। पृथ्वी जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव यहां पर है और दक्षिणी ध्रुव यहां पर है। और होना कहां था, यहां पर होना था। इस प्रकार से होना कहां था, यहां पर होना था, लेकिन उत्तरी ध्रुव यहां पर है। तो साथियों होना यहां था और है यहां। तो जो ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण है, यही कोण कितने का है, 23.5 डिग्री। ये जो झुकाव है यहां से और यहां का झुकाव, ये कितना है, 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, अक्ष का मतलब ये वाला, ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, यहां से यहां तक, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर हम बात करें कक्षीय तल पर, कक्षीय तल का मतलब जो ये वाला, जो अब ये वाला झुकाव है, ये कितना हो जाएगा, तो ये 23.5 और ये कितना 66.5, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर कितने डिग्री झुकी हुई है साथियों, 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। पृथ्वी का अपना एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी के कितने उपग्रह है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और वो कौन सा है, चंद्रमा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। और यहां से भी प्रश्न पूछा गया है, चंद्रमा से भी प्रश्न पूछा गया। आइए समझते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का क्या है, 1/4 है। ठीक है, 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, इस प्रकार से 1/4। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग कितना है, 3,84,400 किलोमीटर है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि जो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है वो कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला बिंदु है साथियों कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में करता है। तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा भी क्या करता है साथियों, जिस प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, उसी प्रकार से जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। तो चंद्रमा भी क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा करता है। ठीक है, तो परिक्रमा करने में, एक चक्कर पूरा करने में कितने, 27 दिन
ठीक है। और अगला है लगभग 27 दिन में ही अपने अक्ष में भी क्या करता है, एक चक्कर पूरे करता है। 27 दिन में पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगाता है और अपने अक्ष में भी इस प्रकार से 27 दिन में भी एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। अब हम क्षुद्र ग्रहों को समझने वाले हैं। तो क्षुद्र ग्रहों से भी बहुत बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह किसे कहा जाता है और क्षुद्र ग्रह कौन से ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त जिस प्रकार से तारे हैं या ग्रह है या उपग्रह है, इसी प्रकार से असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार से ग्रह या उपग्रह, उसी प्रकार से इनसे भी जो छोटे पिंड है, उन छोटे पिंडों को ही क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, सूर्य के बाहर चक्कर लगाते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है साथियों, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। आगे है कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच पाए जाते हैं। तो इसे हम चित्र में समझ लेंगे, इसे हम क्या कर लेंगे, चित्र में समझ लेंगे। आइए समझते हैं। तो ये सूर्य है और ये बुध और ये शुक्र और ये पृथ्वी और ये मंगल और ये कौन सा ग्रह है साथियों, तो ये बृहस्पति है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो ये वाली पट्टी है या ये वाली जो पट्टी है, ये पट्टी ही क्या है, क्षुद्र पट्टी है। तो क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो बृहस्पति और अगला कौन सा हो जाएगा, मंगल। तो ये प्रश्न पेपर में बहुत 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 बार पूछा गया है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उन पेपरों में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा ही कि जो क्षुद्र ग्रह है वो किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो बृहस्पति और मंगल के बीच पाए जाते हैं। तो साथियों अगर आप हमारा नोट्स लेना चाहेंगे तो उस नोट्स में ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत अच्छे से समझाई गई है। ठीक है, और वो जो नोट्स है उसका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, वाइट है। भले ही जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसका बैकग्राउंड ये कैसा है, ब्लैक है, लेकिन जो नोट्स है उसका बैकग्राउंड कैसा है साथियों, वाइट है। और उससे आपको पढ़ने में क्या रहती है, सुविधा रहती है। अगर आप लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं और उसकी फीस कोई ज़्यादा भी नहीं है, मात्र 200 रुपये है। ठीक है, अब हम उल्का पिंडों को समझने वाले हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, उल्का पिंड कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि उल्का पिंड किसे कहा जाता है, जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर है, पत्थर के जो टुकड़े हैं वो भी क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और उन छोटे छोटे टुकड़ों को ही क्या कहा जाता है साथियों, पत्थर के छोटे टुकड़ों को ही क्या कहा जाता है, उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है कि कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, पृथ्वी पर आ गिरने की होती है। कभी कभी क्या हो जाते हैं, ये उल्का पिंड क्या हो जाते हैं साथियों, अनियंत्रित हो जाते हैं। जिस प्रकार से हम सड़क पर क्या चलाते हैं, बाइक चलाते हैं और इसकी स्पीड अगर ज़्यादा हो जाए तो अनियंत्रित हो जाती है और सीधा हम कभी सड़क से बाहर जाकर गिरते हैं। उसी प्रकार से जो उल्का पिंड है, उल्का पिंड की भी जो गति है वो अनियंत्रित हो जाती है और अनियंत्रित होने के कारण इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर आ गिरने की होती है और कभी कभी पृथ्वी की ओर आ गिर जाते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं आगे की ओर। आगे है, इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण यह गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कि जब ये कभी क्या होते हैं, अनियंत्रित होने के कारण पृथ्वी की ओर आ गिरते हैं और पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी के वायुमंडल के साथ जब ये क्या करता है, घर्षण करता है, तो ये क्या हो जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं। और जब ये जलकर राख हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उल्काश्म। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उल्काश्म कहा जाता है। तो जब ये वायुमंडल से जब ये क्या करते हैं, अंतरिक्ष से हमारे वायुमंडल में आकर गिरते हैं तो वायु के साथ बहुत तेजी से घर्षण करते हैं और घर्षण करने के कारण ही इन पर क्या लग जाती है, आग लग जाती है। अगर हम अपने हाथों में भी क्या करें, इस प्रकार से घिसें तो
हाथ गर्म हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये भी क्या हो जाता है, वायु के साथ तेज गति से घर्षण करने के कारण आग लग जाती है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है साथियों, कभी कभी ये कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना क्या हो जाता है, पृथ्वी पर आ गिरता है और पृथ्वी पर क्या करता है, गड्ढा कर देता है। जिस प्रकार से कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, ये उल्का पिंड गिरने से ही क्या हुआ है दोस्तों, महाराष्ट्र में एक क्या जेल का निर्माण हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें महाराष्ट्र में ये कौन सी, तो लोनार क्रेटर झील। तो लोनार क्रेटर जो झील है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो उल्कापिंड गिरने के कारण ही हुआ है। और कब हुआ है, लगभग 50,000 साल पहले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर, और यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम आकाश गंगा को समझने वाले हैं, आइए समझते हैं। आकाश गंगा, अरब वर्ष बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादल संकुचित हो जाते हैं। संकुचित का मतलब क्या हो जाएगा कि इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, होने से तारों एवं आकाश गंगा का निर्माण होता है। अगर साथियों हम बात करें कि तारों का निर्माण कैसे होता है, तो अरब वर्ष बाद जो हाइड्रोजन है और हीलियम के जो बादल है, ये क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। इसके कारण ही क्या होता है, तारों का निर्माण भी होता है। ठीक है, तारे और जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा का निर्माण भी इसी प्रकार से होता है। आगे है कि हमारा सौर मंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है, उसे क्या कहा जाता है, मंदाकिनी कहा जाता है। बहुत बहुत बार दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा में जो सौर मंडल है, हमारा जो सौर मंडल है जिस आकाश गंगा में क्या है, स्थित है, उस आकाश गंगा का नाम क्या है दोस्तों, तो उस आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। तो दोस्तों जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में क्या है, लाखों आकाश गंगाएं हैं। ब्रह्मांड में क्या है, लाखों आकाश गंगाएं हैं। इसको थोड़ा सा हम अपने से जोड़कर समझते हैं कि हम कहां पर रहते हैं, मनुष्य या मानव कहां पर रहता है, पृथ्वी पर रहता है, और पृथ्वी सौर मंडल का हिस्सा है, और सौर मंडल आकाश गंगा का हिस्सा है। और फिर इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं, जिस प्रकार की आकाश गंगा ये है, उस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं, उस प्रकार की लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर ही क्या बनता है दोस्तों, ब्रह्मांड बनता है। और इन लाखों आकाश गंगाओं में से जिस आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल है, उस आकाश गंगा का नाम क्या है, तो साथियों उस आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी है। और मंदाकिनी का आकार कैसा है, सर्पिलाकार है। यह भी बहुत बहुत बार प्रश्न पूछा गया है पेपरों में कि जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी का आकार कैसा है, तो सर्पिलाकार है। तो साथियों जो हम ये नोट्स पढ़ रहे हैं, जो ये हम क्लास कर रहे हैं, ये आपको सीटेट पास तो कराएगा ही, लेकिन अगर आप दूसरे भी एग्जाम दे रहे हैं, आप कोई से भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उन एग्जाम के लिए भी जो ये क्लास है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। और अगला बिंदु है कि आकाश गंगा का वह भाग जो पृथ्वी से प्रकाशित या सरिता के समान क्या दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, यहां पर चमकीला नहीं लिखा है, लेकिन जो चमकीला दिखाई देता है, जो हमें, ठीक है, चमकीला दिखाई देता है, उसे क्या कहा जाता है साथियों, उसे मिल्की वे कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है, और आकाश गंगा का ही एक भाग है जो मिल्की वे है। मिल्की वे किसका, आकाश गंगा का ही एक भाग है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर, और अब हम ब्रह्मांड को समझने वाले हैं, आइए समझते हैं। और ये आज के लिए अंतिम टॉपिक रहने वाला है। जो ब्रह्मांड है ये आज के लिए अंतिम टॉपिक रहने वाला है, और आने वाली जो क्लास है हमारी, वो पार्ट 2, जो क्लास 6 है, क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है, उसका हम आने वाली क्लास में पार्ट 2 को समझने वाले हैं। और आने वाले दिनों में अब हम क्या करेंगे, 3-3 क्लास करेंगे। जैसे हम 3 क्लास करेंगे, एक क्लास हम ज्योग्राफी से ही करेंगे, ठीक है, और दूसरी क्लास हम क्या करेंगे, क्लास 6 की जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस से भी हम एक क्लास करेंगे। और इसी प्रकार से जो हिस्ट्री है क्लास 6 की, हिस्ट्री से भी हम क्या करेंगे, एक क्लास करेंगे। तो अब हम आने वाले दिनों में एक दिन में कितनी क्लास करने वाले हैं, एसएसटी के लिए
3 क्लास करने वाले हैं। और अगर हम बात करें कि इसकी तैयारी अब हम कैसे करेंगे, प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएंगे, तो प्रत्येक संडे को हम क्या करने वाले हैं साथियों, हम प्रत्येक संडे को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी जो चारों के चारों जो ऑप्शन रहते हैं, उन चारों के चारों ऑप्शनों को हम बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। जिस भी टॉपिक से प्रश्न पूछा जाए वो सारा का सारा टॉपिक ही हम उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब करेंगे उसमें क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। तो टॉपिक को समझने से पहले साथियों, अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में एक कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। और साथ में एक काम और करेंगे कि इतनी सारी चीज़ें आपको क्या कराई जा रही है साथियों, फ्री में कराई जा रही है, तो आपका भी एक फर्ज बनता है या दायित्व बनता है कि इस क्लास को अपने उन सभी साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिनका भी इस बार सीटेट का पेपर हो। तो आपको क्या करना है, एक कमेंट करेंगे कि क्लास कैसी लगी और साथ में इस क्लास को अपने उन सभी साथियों तक शेयर करेंगे जिनका इस बार सीटेट का पेपर हो। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करेंगे और वहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और फीस हमने बता दी है। आइए समझते हैं कि ब्रह्मांड किसे कहा जाता है। तो ब्रह्मांड को हमने समझा था कि हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी सौर मंडल का भाग है और हमारा सौर मंडल आकाश गंगा का भाग है और इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं हैं हमारे ब्रह्मांड में साथियों। क्या है, लाखों आकाश गंगाएं हैं और इन लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर ही क्या बनता है, ब्रह्मांड का निर्माण होता है। जिस प्रकार की आप यहां पर देख पा रहे होंगे, तो हम कह सकते हैं कि जो लाखों आकाश गंगाएं हैं उन लाखों आकाश गंगाओं में फिर लाखों सौर मंडल भी होंगे या लाखों तारे भी होंगे। ठीक है, तो ये थी साथियों आज की क्लास। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में इस क्लास को अपने उन सभी साथियों तक शेयर करेंगे जिनका भी इस बार सीटेट का पेपर हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाली जो अगली क्लासें हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और या आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और जो हमारी आने वाली क्लासें रहती है उनका जो नोटिफिकेशन है या वो सबसे पहले आपको कहाँ मिलती है, टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। और साथ में अगर आप नोट्स को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, पूरा के पूरा जो हमारा एसएसटी का नोट्स है उसके लिए अलग से वीडियो बनाई है। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर देंगे, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप लेना चाहते हैं नोट्स तो ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।